हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम क्रैकर्स में। दोस्तों हम लोग पढ़ने हैं वनस्पति विज्ञान, जिसके अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पादप जगत का वर्गीकरण। पहले हम लोग थ्योरी कंप्लीट करेंगे और लास्ट में लगाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप लोग भी पहले थ्योरी कंप्लीट करें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले तो हम ये जानते हैं कि जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। तो जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस हैं। और अरस्तु ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। अरस्तु ने लिखी है जो बुक, उसका क्या नाम है? हिस्टोरिया एनिमेलियम। और थियोफ्रेस्टस ने जो बुक लिखी है इसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसमें इन्होंने 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है और इसीलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस हैं। और कैरोलस लिनियस ने एक बुक लिखी है, इनकी बुक का नाम क्या है? तो सिस्टमा नेचुरे इनकी बुक का नाम है। और इसमें इन्होंने सभी जीवधारियों को दो भागों में डिवाइड किया है। पहला है प्लांट किंगडम, दूसरा है एनिमल किंगडम। और हमें अध्ययन करना है प्लांट किंगडम के बारे में। तो हमने देखा कैरोलस लिनियस ने एक बुक लिखी है सिस्टमा नेचुरे, और इन्होंने सभी जीवधारियों को दो भागों में डिवाइड किया है। पहला है प्लांट किंगडम, दूसरा है एनिमल किंगडम। जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट किंगडम। पादप जगत को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला है पुष्पोद्भिद, इसे इंग्लिश में फैनरोगेमी या फिर फैनरोगेमस कहते हैं। और दूसरा है अपुष्पोद्भिद, इसे इंग्लिश में क्रिप्टोगेमी या फिर क्रिप्टोगैमस बोलते हैं। तो अपुष्पोद्भिद का अर्थ क्या हुआ? जिसमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है अपुष्पोद्भिद, इसमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं। तो क्रिप्टोगैमी या क्रिप्टोगेमस में पुष्प नहीं पाए जाते हैं और ना ही बीज पाए जाते हैं। तो इसमें आपको फ्लावर एंड सीड्स देखने को नहीं मिलेंगे। दूसरी कैटेगरी क्या है? पुष्पोद्भिद, इसमें पुष्प और बीज दोनों पाए जाते हैं। तो फैनरोगेमी में पुष्प भी पाए जाएंगे और बीज भी पाए जाएंगे। तो पहले हमने क्या देखा? पादप जगत को दो भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से हैं? दो। तो वो उसमें एक है अपुष्पोद्भिद, जिसे क्रिप्टोगैमी या क्रिप्टोगेमस कहते हैं। दूसरा है पुष्पोद्भिद, जिसे इंग्लिश में फैनरोगेमी कहते हैं। अपुष्पोद्भिद में पुष्प और बीज नहीं पाए जाते हैं, जबकि पुष्पोद्भिद में पुष्प और बीज दोनों पाए जाते हैं। इसके बाद फिर है पुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद में दो संघ शामिल किए गए हैं, यानी फैनरोगेमी में दो संघ शामिल किए गए हैं, जिसमें है नग्नबीजी और आवृतबीजी। नग्नबीजी को इंग्लिश में जिम्नोस्पर्म बोलते हैं और आवृतबीजी को एंजियोस्पर्म बोलते हैं। और एंजियोस्पर्म में यानी आवृतबीजी में एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री को शामिल किया गया है। फिर है अपुष्पोद्भिद, इसमें तीन संघ शामिल किए गए हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ये तीनों संघ किस में शामिल हैं? अपुष्पोद्भिद यानी क्रिप्टोगैमी में शामिल हैं, क्योंकि इन तीनों संघ में ही आपको न पुष्प मिलेंगे और ना ही बीज मिलेंगे। इसके बाद जो थैलोफाइटा है ना, इसके उदाहरण क्या हैं? तो इसके उदाहरण में आएंगे शैवाल, कवक, लाइकेन। ये तीनों किस में शामिल हैं? ये तीनों शामिल हैं थैलोफाइटा में। तो ये हो गया पूरा पादप जगत। हमने देखा पादप जगत को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पुष्पोद्भिद यानी फैनरोगेमी और अपुष्पोद्भिद क्रिप्टोगैमी में। पुष्पोद्भिद के अंतर्गत दो संघ शामिल किए गए हैं, नग्नबीजी और आवृतबीजी, जिसमें कि आवृतबीजी में एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों आते हैं। फिर अपुष्पोद्भिद को इसमें तीन संघ शामिल किए गए हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, जिसमें कि थैलोफाइटा के उदाहरण क्या हैं? तो शैवाल, कवक और लाइकेन, ये थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। अब हम इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम लोग लेते हैं जो पादप जगत के दो भाग हैं ना, अपुष्पोद्भिद के बारे में यानी क्रिप्टोगैमी के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे पादप जिनके अंदर ना ही बीज पाए जाते हैं ना ही पुष्प पाए जाते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर ना ही सीड्स पाए जाएंगे ना ही फ्लावर पाए जाएंगे, उन्हें कहते हैं अपुष्पोद्भिद। और इन्हें निम्न समूहों में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, तीन संघ में बांटा गया है। इसमें हम पहला संघ लेते हैं थैलोफाइटा। पहले हम लोग पढ़ते हैं थैलोफाइटा के बारे में। यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है और इस समूह में पौधे, जड़, तना एवं पत्ते आदि में विभक्त नहीं होते हैं।
थैलोफाइटा जो है वो वनस्पति जगत का एक तो सबसे बड़ा समूह है और इस समूह के जो पौधे होते हैं इनमें जड़, तना एवं पत्ती आदि में ये विभक्त नहीं होते हैं। यानी इसमें बीज नहीं पाए जाएंगे, पुष्प नहीं पाए जाएंगे, जड़, तना, पत्तियां भी नहीं पाई जाएंगी और संवहनी ऊतक भी नहीं पाए जाएंगे। संवहनी ऊतक क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। संवहनी ऊतक किसे कहते हैं? तो पौधों में 2 प्रकार के संवहन ऊतक पाए जाते हैं। पौधों में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं संवहन ऊतक? तो 2 प्रकार के, याद रखें। कौन कौन से हैं? जाइलम है और फ्लोएम है। और जाइलम का क्या कार्य है? तो यह जड़ों से जल और घुले हुए खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाता है। तो जड़ में जो जल और घुले हुए खनिज होते हैं ना, इनको पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? जाइलम करता है। और फ्लोएम क्या करता है? जो पत्तियों में, पौधों की पत्तियों में तैयार भोजन होता है, शर्करा होती है, उसे पौधों के सभी भागों तक पहुंचाना होता है फ्लोएम का कार्य। तो भोजन को फूड बोलते हैं, तो फूड से फूड और फ्लोएम मिलता जुलता है ना। तो पौधों के सभी भागों तक फूड पहुंचाने का कार्य करता है फ्लोएम। और जल से जाइलम हो गया। और जल और घुले हुए खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो जाइलम करता है। जैसा आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं कि ये जड़ों में घुले हुए खनिज हैं और जल हैं, इसे जाइलम पहुंचा रहा है पत्तियों तक या पौधों के अन्य भागों तक। और पत्तियों में जो तैयार शर्करा है इसे फ्लोएम पहुंचा रहा है अन्य भागों तक। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं थैलोफाइटा के उदाहरण। थैलोफाइटा के उदाहरण हैं शैवाल, कवक और लाइकेन। पहले है शैवाल। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। संवहन तंत्र इनमें अनुपस्थित होता है। संवहन तंत्र अभी हमने बात कर ली ना, वो इनमें अनुपस्थित होता है। हरित लवक उपस्थित होता है। और शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ये चीज़ याद रखें कि शैवालों की कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। और शैवाल स्वपोषी होते हैं क्योंकि यह अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, इसी वजह से इन्हें स्वपोषी कहते हैं। तो ये हो गया शैवाल। और शैवाल जलीय पादप होते हैं तथा यह समुद्री जल और साधारण जल दोनों में पाए जाते हैं। समुद्री जल में भी पाए जाएंगे और साधारण जल दोनों में पाए जाएंगे। इसके अलावा शैवाल एक जानवर के ऊपर भी पाए जाते हैं जिसे कहते हैं स्लोथ बियर। आलसी भालू के नाम से जानते हैं, जिसे स्लोथ बियर बोलते हैं इसे। इसके शरीर पर भी पाए जाते हैं शैवाल। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि शैवाल किस जानवर में पाए जाते हैं, तो वो है स्लोथ बियर। इसका नाम आप लोग याद रखें। अब हम लोग देखते हैं शैवाल के उपयोग कौन कौन से हैं। यह ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, भोजन के रूप में प्रोटीन युक्त होते हैं, अर्थात इनमें प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और इसी वजह से ये भोजन के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। क्लोरेला शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन की फौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकती है। तो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं ना, क्लोरेला शैवाल का प्रयोग करके अपने भोजन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, बिकॉज इसमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसी वजह से अंतरिक्ष यात्री इसका प्रयोग करते हैं। तो इस शैवाल का नाम याद रखें कि अंतरिक्ष यात्री किस शैवाल का प्रयोग करते हैं भोजन के रूप में, तो उसका नाम है क्लोरेला शैवाल। ठीक है, और इसके बाद शैवाल के हम लोग प्रकार देखते हैं। ये तो हो गया शैवाल के उपयोग। शैवाल के प्रकार देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। शैवाल के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं? हरे शैवाल, लाल शैवाल, नील हरित शैवाल और भूरे शैवाल। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पिगमेंट के कारण शैवालों को जो रंग प्रदान होता है ना, वो किस पिगमेंट के कारण, जैसे कि लाल शैवाल को लाल रंग जो प्रदान होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है, तो उनके नाम आपको याद रखना है, वो मैं बताती हूँ। जैसे हरे शैवाल है, हरे शैवाल का जो रंग वर्णक है ना, पिगमेंट है, वो क्या है? क्लोरोफिल है। फिर है लाल शैवाल, और लाल शैवाल किस पिगमेंट के कारण लाल होता है? तो फाइकोइरिथ्रिन के कारण ये लाल होता है। तो इसका रंग वर्णक क्या है? फाइकोइरिथ्रिन है। और नील हरित शैवाल, ये फाइकोसाइनिन के कारण, नील हरित शैवाल जो होते हैं इनका रंग वर्णक क्या है? फाइकोसाइनिन है। भूरा शैवाल फ्यूकोजेनेथिन, फ्यूकोजेनेथिन इनका रंग वर्णक या फिर पिगमेंट है भूरे शैवाल का। तो आपसे जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि किस, जैसे लाल शैवाल का है तो लाल शैवाल का रंग किस पिगमेंट के कारण लाल होता है, ये पूछा जाएगा। ठीक है, शैवाल का नाम दिया जाएगा, उसका पिगमेंट पूछा जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। लाल शैवाल का जैसे क्या है? फाइकोइरिथ्रिन है। हरे शैवाल का क्या है? क्लोरोफिल है। नील हरित शैवाल का है फाइकोसाइनिन। और भूरे शैवाल यानी ब्राउन शैवाल का क्या है? फ्यूकोजेनेथिन है। इसे आप लोग याद रखें। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कवक के बारे में।
कवक के अध्ययन को सबसे पहले जानते हैं, क्या कहते हैं? कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। और कवक में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है और इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और सैक्रोमाइसिस नामक कवक ब्रेड के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। जो ब्रेड बनाई जाती है इसमें किस कवक का प्रयोग किया जाता है, नाम क्या है उसका? तो सैक्रोमाइसिस नाम है। मशरूम भी एक प्रकार का कवक है, ये कवक की श्रेणी में आता है मशरूम। अब हम लोग देखते हैं कवक के उपयोग कौन से हैं। मशरूम सब्जी का प्रयोग होता है जो कि प्रोटीन का बड़ा स्रोत है। मशरूम में काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और मशरूम एक प्रकार का कवक है। यीस्ट भी एक कोशिकीय कवक है, इसमें किण्वन का गुण पाया जाता है। यीस्ट में कौन सा गुण पाया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो किण्वन का गुण पाया जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली एंटीबायोटिक बनाई थी जिसका नाम था पेनिसिलिन, जो कि कवक से तैयार की गई थी। तो ये भी याद रखें कि पहली एंटीबायोटिक किसने तैयार की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तैयार की थी। और किस कवक से की थी? कवक से की थी। और उसका नाम क्या था एंटीबायोटिक का? तो पेनिसिलिन नाम था। और इसका दवाओं में भी प्रयोग होता है कवक का। इसके बाद फिर थैलोफाइटा का तीसरा प्रकार है लाइकेन। उदाहरण, लाइकेन कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है और इसमें कवक तथा शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है। कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि शैवाल को देता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करके कवक को देता है। इसी वजह से इनके जीवन को क्या कहते हैं, संबंध को परस्पर सहजीवी संबंध कहते हैं। कवक एवं शैवाल के बीच सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म कहते हैं। इनका जो सहजीवी संबंध है ना, इसको नाम क्या दिया गया है? हेलोटिज्म नाम दिया गया है। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ लाइकेन नहीं उगते हैं। ये वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहाँ पर वायु प्रदूषण बहुत अधिक होगा ना, वहाँ पर लाइकेन नहीं उगेंगे। और पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को कोर्टिकोल्स तथा खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? सेक्सिकॉल्स कहते हैं। तो इसे याद रखें कि जो खाली चट्टानों पर उगते हैं ना लाइकेन, उनको सेक्सिकॉल्स कहते हैं। और पेड़ों पर या पेड़ की छाल पर जो उगाते हैं लाइकेन, उनको कॉर्टिकोल्स कहते हैं। लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस पेपर जो प्राप्त किया जाता है किस लाइकेन से? तो रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। और लिटमस पेपर का प्रयोग क्या होता है? तो जो लिटमस पेपर होता है इसका प्रयोग किसी पदार्थ की अम्लता या फिर क्षारीयता का पता लगाने में किया जाता है और वो रोसेला नामक लाइकेन से ही प्राप्त होता है। इसके बाद लोबेरिया, इर्वेनिया, रेमेनिला आदि लाइकेन का उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। तो इत्र बनाने में किन लाइकेन का प्रयोग करते हैं? लोबेरिया, इर्वेनिया और रेमेनिला। परमेलिया सेक्सटिलिस का उपयोग मिर्गी की दवा बनाने में किया जाता है। ये तो हो गया लाइकेन के उपयोग। तो थैलोफाइटा हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने देखा था अपुष्पोद्भिद के अंतर्गत जो 3 थे, जिसमें कि हमने थैलोफाइटा को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइटा ये सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह है और इस प्रभाव में लगभग 25,000 जातियां सम्मिलित की जाती हैं ब्रायोफाइटा में। और इसमें संवहन ऊतक का पूर्णतः अभाव होता है। पीछे हमने देखा था ना थैलोफाइटा, उसमें भी संवहन ऊतक का अभाव था, यानी कि फ्लोएम और जाइलम नहीं पाया जाता। तो इसमें क्या है, बीज भी नहीं पाया जाएगा, पुष्प भी नहीं पाया जाएगा, संवहनी ऊतक भी नहीं पाया जाएगा, लेकिन जड़, तना और पत्तियां ना पाई जाएंगी। पिछले वाले में क्या देखा था हमने? जड़, तना, पत्तियां भी नहीं थी। थैलोफाइटा में जड़, तना, पत्तियां भी नहीं थी, लेकिन इसमें ब्रायोफाइटा में जड़, तना और पत्तियां पाई जाएंगी, बाकी बीज नहीं पाए जाएंगे, पुष्प नहीं पाए जाएंगे और संवहनी ऊतक भी नहीं पाए जाएंगे। इन्हें उभयचरी पादप कहते हैं क्योंकि यह पादप जल तथा भूमि दोनों पर उग सकते हैं। उदाहरण जैसे मोसेस होता है। ब्रायोफाइटा में पौधे राइजोड के द्वारा मिट्टी से जुड़े होते हैं। राइजोड क्या है? तो ब्रायोफाइटा में जो अविकसित जड़ें होती हैं ना, उन्हें ही राइजोड कहा गया है। तो ब्रायोफाइटा के पौधे राइजोड के द्वारा मिट्टी से विकसित होते हैं, यानी जो अविकसित जड़ें होती हैं ना, उसी के द्वारा मिट्टी से ये जुड़े होते हैं। स्फेग्नम नामक मॉस अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है और इसी वजह से माली लोग इसका प्रयोग करते हैं। स्फेग्नम मास का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। और इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा हमने देख लिया, अब हम लोग देखते हैं टेरिडोफाइटा के बारे में। इस समूह के पौधे नमी छायादार स्थान, जंगलों, पहाड़ों पर पाए जाते हैं। इनमें बीज नहीं पाए जाएंगे, पुष्प नहीं पाए जाएंगे,
लेकिन जड़, तना, पत्तियां पाई जाएंगी, संवहनी ऊतक भी पाए जाएंगे। सबसे पहले हमने कौन सा प्रकार पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा थैलोफाइटा, जिसमें हमने देखा कि बीज, पुष्प, जड़, तना, पत्तियां, संवहनी ऊतक सब अनुपस्थित हैं, कुछ भी नहीं पाया जा रहा। फिर हमने देखा ब्रायोफाइटा, जिसमें जड़, तना, पत्तियां पाई जाने लगी, लेकिन बीज, पुष्प, संवहनी ऊतक अभी भी अनुपस्थित है। फिर हमने देखा टेरिडोफाइटा, जिसमें जड़, तना, पत्तियां पाई जाएंगी और संवहनी ऊतक भी आ चुके हैं अब, लेकिन बीज और पुष्प अनुपस्थित हैं। उदाहरण क्या है इसके? फर्न, लाइकोफाइट्स आदि इसके उदाहरण हैं। और इसी के साथ हमने अपुष्पोद भी कंप्लीट कर लिया है। पादप जगत के हमने दो प्रकार देखे थे, कौन कौन से थे? अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद, जिसमें कि हमने अपुष्पोद्भिद कंप्लीट कर लिया है। अपुष्पोद्भिद को हमने, क्रिप्टोगैमी को हमने पढ़ लिया है, जिसके हमने 3 संघ देखे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, तीनों संघ को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके पश्चात हम लोग देखते हैं पुष्पोद्भिद फेनरोगैमी के बारे में। इस समूह के पौधे पूर्ण विकसित होते हैं और इस समूह के पौधों में फूल, फल, बीज होते हैं। पीछे हमने अपुष्पोद्भिद पढ़ा, उसमें फल और बीज नहीं पाए जाते थे, सीड्स और फ्लावर नहीं पाए जाते थे, लेकिन इसमें फूल भी है, फल भी है और बीज भी है। और इन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है, नग्न बीजी और आवृत बीजी। तो नग्न बीजी समूह के अंतर्गत जो पौधे आते हैं, इनमें कोई आवरण नहीं होता है, नग्न होते हैं। जैसे कि स्ट्रॉबेरी आपने देखा है, इसमें बाहर से कोई आवरण नहीं होता है, बीज, इसके सीड्स जो हैं ऊपर ही पाए जाते हैं, इन्हें नग्न बीजी कहते हैं। फिर है आवृत बीजी, इसमें एक आवरण होता है, जो फल होता है ना, उसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है, जैसे कि पपाया है, ऑरेंज है, इनमें बीज अंदर पाए जाते हैं। जबकि नग्न बीजी में कोई आवरण नहीं होता है, बीज बाहर ही पाए जाते हैं। और ये भी याद रखें कि जिम्नोस्पर्म में जो पौधे आते हैं, उनमें बीज तो होते हैं पर फूल नहीं होते हैं। अब ये क्या बात हुई? अभी तो हमने पढ़ा कि पुष्पोद्भिद पौधों में फूल और बीज दोनों होते हैं, तो ऐसा नहीं है। बीज के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, इन्हें डिवाइड किया गया है, नग्न बीजी और आवृत बीजी। और नग्न बीजी जिम्नोस्पर्म में फूल नहीं होते हैं, आवृत बीजी में फूल पाए जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखें कि पुष्पोद्भिद में फ्लावर और सीड्स दोनों पाए जाते हैं, लेकिन इनको भी बीजों के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, नग्न बीजी, आवृत बीजी। नग्न बीजी में फूल नहीं होंगे, आवृत बीजी में फूल और बीज दोनों होंगे। पहले हम लोग देखते हैं नग्न बीजी के बारे में। नग्न बीजी पौधों के बीजों पर कवच नहीं पाया जाता है, यह पौधे बहुवर्षीय और लंबे होते हैं। इनकी जड़ें पूर्ण विकसित होती हैं और ये मरुभिद होते हैं। मरुभिद क्या है? तो मरुभिद पौधे किसे कहते हैं? जो कम पानी में सर्वाइव कर जाते हैं ना, उन्हें जेरोफाइटिक या फिर मरुभिद कहते हैं। और नग्न बीजी का सबसे ऊंचा पौधा है सिकोया सेम्परविरेंस, इसी के अंतर्गत आता है। सिकोया सेम्परविरेंस जो पौधा होता है, इसी के अंतर्गत आता है। और इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 120 मीटर इसकी ऊंचाई होती है और इसे कॉस्ट रेड बुक ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना ऊंचा पेड़ है, इसे ही कहते हैं सिकोया सेम्परविरेंस। और सबसे छोटा नग्न बीज पौधा कौन सा होता है? तो वो होता है जैमिया पिग्मिया। ये सबसे छोटा नग्न बीज पौधा होता है। उदाहरण साइकस, सिकोया, चीड़ का पेड़ इसके उदाहरण हैं नग्न बीजी के। अब हम लोग नग्न बीजी पौधों का महत्व देखते हैं। इनका महत्व भोजन के रूप में भी है। साइकस के तनों में से मंड निकालकर जो साबूदाना बनाया जाता है, इसे किससे बनाते हैं? तो साइकस के तनों में से मंड निकाला जाता है, उसी से बनता है साबूदाना। इसी वजह से इसका नाम साइकस सागो पॉम भी कहते हैं। और फिर लकड़ी के रूप में इसका क्या महत्व है? चीड़, सिकोया, देवदार आदि की लकड़ी से फर्नीचर बनते हैं, तो फर्नीचर के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। फिर वाष्पीय तेल, चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल निकलता है और देवदार की लकड़ी से सेट्स तेल मिलता है। टेनिन के रूप में, यानी चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने के काम में भी आता है टेनिन। और रेजिन, कुछ शंकु पौधों से रेजिन निकाला जाता है, जिसका प्रयोग वार्निश, पॉलिश, पेंट आदि बनाने में किया जाता है। तो ये तो हो गए नग्न बीजी पौधों के महत्व। अब हम लोग देखते हैं आवृत बीजी के बारे में, एंजियोस्पर्म के बारे में। इस उप समूह में पौधों के बीज फल के अंदर पाए जाते हैं और इनके पौधों में जड़, पत्ती, फूल, फल, बीज सभी पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। इस उप समूह के पौधों में बीज पत्र होते हैं और बीज पत्रों की संख्या के आधार पर पौधों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री।
एक बीजपत्री पौधे उन पौधों को कहते हैं जिनके बीज में सिर्फ एक बीजपत्र होता है। और द्विबीजपत्री पौधे किसे कहते हैं? तो इस वर्ग के पौधों में दो बीजपत्र होते हैं। आइए इसको एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं। एक बीजपत्री पौधों को इंग्लिश में मोनोकोट्स कहते हैं और द्विबीजपत्री को क्या कहते हैं? डाइकोट्स कहते हैं। तो मोनोकोट्स यानी एक बीजपत्री में एक बीजपत्र पाया जाता है और डाइकोट्स में दो बीजपत्र पाए जाते हैं। डाई नाम से ही पता चल रहा है ना, तो दो बीजपत्र पाए जाते हैं डाइकोट्स में। एक बीजपत्री वाले पौधों की जड़ें फाइबर तंतु की होती हैं, अलग अलग शाखाओं में बटी होती हैं, जैसा कि आप इसमें देख भी रहे हैं। जो एक बीजपत्री वाले पौधे हैं ना, ये मोनोकोट्स, इसमें देख सकते हैं आप, इसकी जो जड़ें हैं अलग अलग शाखाओं में बटी हुई हैं। और द्विबीजपत्री पौधों की जड़ें देख सकते हैं आप, मूसला जड़ें होती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मूसला जड़ है। तो इसकी मोनोकोट्स की जो जड़ होती है वो कई शाखाओं में बटी होती है और डाइकोट्स की जो जड़ होती है वो मूसला जड़ होती है। एक बीजपत्री पौधों में संवहन ऊतक होते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम की प्रक्रिया होगी। तो आप देख सकते हैं जो डक्ट है ना, डक्ट स्कैटर्ड है, परंतु दो बीजपत्री में ये डक्ट रिंग्ड है। इसमें आपको दिख भी रहा होगा कि ये रिंग्ड है और ये स्कैटर्ड है। और इनके पत्तों में भी फर्क होता है, इनके पत्ते नुकीले से होते हैं, लेकिन द्विबीजपत्री का जो पत्ता है वो एक ही पत्ता कई शाखाओं में बट जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक बीजपत्री वाले पौधे जो होते हैं ना, इनकी पंखुड़ियाँ 3 मल्टीपल की होती हैं। इनकी पंखुड़ियाँ आप क्या देख रहे हैं? 3 की मल्टीपल हैं। और जो दो बीजपत्री वाले पौधे होते हैं, इसमें जो फूल की पंखुड़ी होती हैं 4 या 5 की मल्टीपल होती हैं। 4 8 पाई जाएंगी या फिर 12 पाई जाएंगी, 5 की मल्टीपल मिलेंगी, 5 10 15 इस तरीके से। और जो एक बीजपत्री वाले पौधे होते हैं, उनकी जो फूलों की पंखुड़ियाँ होती हैं वो 3 की मल्टीपल में मिलेंगी, 3 मिलेंगी, 6 मिलेंगी, 9 मिलेंगी, इस तरह से मिलती हैं। अब एक बीजपत्र और दो बीजपत्री पौधों के एग्जाम्पल देखते हैं कौन से हैं। एक बीजपत्री पौधों के उदाहरण हैं बाजरा, जौ, लहसुन, प्याज, सुपारी, गेहूं, मक्का, चावल, ज्वार आदि। ये सब एक बीजपत्री पौधों के उदाहरण हैं। द्विबीजपत्री पौधों के उदाहरण देखें, सूरजमुखी, सरसों, सलगम, मूली, सेब, संतरा, नींबू आदि। ये सब द्विबीजपत्री पौधों के उदाहरण हैं। और इसी के साथ हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ कि कैसे कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों को रखा गया है। पुष्पी पादपों को किस समूह में रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फैनरोगैम्स के अंतर्गत इनको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस किससे निकाला जाता है? हल्दी से, मशरूम से, लाइकेन से या फिर सिनकोना से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन से। लिटमस लाइकेन से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? फर्न का, कवक, शैवाल या फिर लाइकेन? तो पीछे हमने पढ़ा है प्रदूषण संकेतक पौधा है लाइकेन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थैलोफाइटा का उदाहरण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्न। फर्न थैलोफाइटा का उदाहरण नहीं है। कवक, शैवाल और लाइकेन हमने पढ़ा, तीनों थैलोफाइटा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन के बीच सहजीवी संबंध होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शैवाल और कवक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, शैवाल और कवक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब है आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? इसका आंसर करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।